Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है और उसके हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आप समझ सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कितना पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन बढ़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस से लेके 2022 तक पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना था। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। पॉपुलेशन रिपोर्ट जब भी आती है तो उसके डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स भी बात किए जाते हैं। डेमोग्राफी का मतलब तो आपको पता होगा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोग्राफी। तो ये डेमोग्राफी का मतलब है कि अपने सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ एज सेक्शंस है। कौन से सेक्शंस है? चिल्ड्रन का एक सेक्शन है, अडल्ट का एक सेक्शन है, ओल्ड एज का एक सेक्शन है। सो दीज आर नथिंग बट ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोग्राफिक ग्रुप्स। ये चाइल्ड का एक डेमोग्राफिक ग्रुप है, अडल्ट का डेमोग्राफिक ग्रुप है और ओल्ड एज का भी एक डेमोग्राफिक ग्रुप है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने अडल्ट हैं, ये भी दिखाया जाता है। और इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ऐसा कहा जाता है जो कंट्री में ज़्यादातर अडल्ट पॉपुलेशन होती है वो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, वो कंट्री में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली ये इसका रिलेशन किस तरीके से होता है? लाइक अडल्ट पॉपुलेशन विल स्पर अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका रिलेशन क्या है हम प्रॉपरली उसको समझेंगे। एक वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हम ऑल्सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ था उसके थोड़े स्टैटिस्टिक्स हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देंगे और फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड एज एंड हु गेव दैट पर्टिकुलर टर्म, वो टर्म किसने दिया है वो भी हम देखेंगे इसमें। डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके इश्यूज क्या हो सकते हैं और क्या एड्रेस करना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा होने के बाद में एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी उम्र कितनी हो सकती है? ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हेन ए इंडिविजुअल इज बॉर्न, हाउ मेनी ईयर्स ही इज गोइंग टू हैव लाइफ। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये एक्चुअली में है क्या। सो दैट ऑल्सो विल सी। एंड हम क्या कर सकते हैं ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए। बिकॉज अगर समझिए कि इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है 40 साल में ही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही है, ये बहुत गलत बात है, राइट। ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि, और ये इसलिए होता भी इसलिए है क्योंकि वो कंट्री में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से नहीं रहने के वजह से ये बच्चे हैं जो भी ज़्यादा लाइफ नहीं जी सक रहे हैं। सो व्हाट इज दैट इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। और डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स क्या रहेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगस्त में ही आई है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान दो भी सोवरेन कंट्रीज रहने के बावजूद क्या ये ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हम दोनों कंट्रीज के ऊपर निगाह रख रहा है? सो इसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान क्या चाहता है इसमें और इंडिया क्या चाहती है इसमें। सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये थोड़ा बहुत समराइज था सो दैट आपके लिए वो फ्यूचर जो भी लेक्चर है अच्छे से आप समझ सकें, ठीक है, राइट। ये 11 अगस्त नहीं है, ये 13 अगस्त है, आज ही बनाया मैं। ओके, आई जस्ट लाइक वो पहले का जो टेम्पलेट होता है तो उसके ही कॉपी पेस्ट करने के लिए समटाइम्स आई विल फॉरगेट, बट जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो वही दिन के करंट अफेयर्स होते हैं, राइट। मूविंग अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल, एक ऐसी पॉलिसी है, हम गवर्नमेंट अभी पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स है जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स से मालूम होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। वो किस पे काम करना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे। ये हिंदू एडिटोरियल का आज का एडिटोरियल है, हिंदू न्यूज़पेपर का, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। अच्छी बात ये है कि मेंस जो लिखने वाले हैं उनके लिए एक लेटेस्ट कॉन्टेम्पररी वेरी 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 रिसेंट करंट अफेयर्स मिल गया उनको, सो दे कैन कोट इट टू गेट व्हाट गुड मार्क्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाली है इंडिया 2023 में ही।
ओके और चाइना की जो पॉपुलेशन है उसको हम सप्रास करेंगे और इंडिया की पॉपुलेशन होगी 140 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी 2022 तक, ओके सॉरी 23 तक। ये 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है जो 1947 में अपनी थी। 1947 में अगर 10 थी तो विदिन 50-70 साल में हमारी 40 हो गई है। सो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत फास्ट हुआ था, बहुत रैपिड वे में हुआ था। ठीक है, एक अजम्पशन है कितना बड़ा था कि अभी तो चलो भाई सप्रेस करते हैं, क्या हम पहले से ही इसी तरीके से बढ़ते हैं? तो फॉर दैट थोड़ा अपने को अच्छे समझने के लिए ये स्टेटमेंट सपोर्ट करता है उसके लिए, राइट। ओके, नाउ हम अपने थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्रेटिक ट्रांजिशन है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि बच्चे कम हो रहे हैं, अडल्ट ज्यादा हो रहे हैं, बूढ़े कम हो रहे हैं। पहले अडल्ट ज्यादा थे, बूढ़े भी ज्यादा थे, बच्चे कम थे। तो ये डेमोग्राफी में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। मींस द पॉपुलेशन ग्रुप्स, जो डेमोग्राफी के जो पॉपुलेशन ग्रुप्स है उनका परसेंटेज चेंज होते जा रहा है। सो ये जो चेंज है उसको गवर्नमेंट एड्रेस करना चाहिए और उनके हिसाब से, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, बिकॉज बच्चों के जो जरूरतें हैं, बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, बिकॉज उनकी एज तो एजुकेशन इंपार्टिंग स्टेज है, उनकी एज तो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट एज है। तो अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे कंट्री में तो गवर्नमेंट को ज्यादातर पॉलिसी इनिशिएटिव्स बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की प्रॉपर ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए वहां पे ज्यादा खर्चा करना होगा। जो बूढ़े अगर ज्यादा रहेंगे कंट्री में तो उनके हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, उनके पास सर्वाइवल नीड्स नहीं होते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेंट होते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, फिजिकली नॉट एबल होते हैं, राइट। तो उनके लिए कुछ पेंशन की एक चैनल निकाल सकते हैं, उनके लिए जो हेल्थ है वो फ्री कर सकते हैं, सो दैट बुढ़ापे में उनको तकलीफ ना हो, एक जिंदगी एक अपने डिग्निटी से एक रुआब में वो जिए। अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन अडल्ट में ज्यादा है तो अडल्ट कुछ क्या चाहिए? अडल्ट को चाहिए रोजगार चाहिए। रोजगार करने के लिए कुछ स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो रोजगार कैसा मिलेगा? तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रिसोर्स पॉलिसी, रिसोर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसके पास स्किल नहीं है उनको स्किल दो, जिसके पास स्किल है उनको ऐसे स्किल्स दो जिसका रिलेवेंस रहो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसका रिलेवेंस रहो जो भी एफडीआई से जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं ना उनको ये स्किल्स खरीदे और लोगों को एम्प्लॉय करे। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई डेमोग्राफी को पढ़ना और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसकी स्टैटिस्टिक को पढ़ना, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर इंडिया। ओके, थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है अपन। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ए स्लो ग्रोथ रेट। ओके, बहुत स्लो ग्रोथ रेट हो रहा है पॉपुलेशन का, ऐसा नहीं भाग नहीं रहा है, पहले ऐसा फास्ट होता था। 1921 को कहा जाता है ओके ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1921 से पहले जो भी डिकेड से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट छोटा कम होता था, 1921 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसा बढ़ गया है, तो इसे ऐसा चले गया है, राइट। तो अभी ऐसा जाने के बाद में अभी जो 2000 के बाद से ये और कम होते जा रहा है, तो अच्छी बात है। ओके, और मोर्टालिटी कम हो रही है अपनी कंट्री में, लोग कम मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो भी हमारे पास डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी है, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है टू द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अच्छा है, इसलिए लो मोर्टालिटी हो रही है अपनी कंट्री में। रैपिडली डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स, ये भी अच्छी बात है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला उनकी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे बॉर्न कर सकती हैं। सो फर्टिलिटी एज इज नथिंग बट ए वुमेन गिविंग नंबर ऑफ बर्ड्स इन इट्स रिप्रोडक्टिव एज। ये रिप्रोडक्टिव एज होती है 14 to 43 ईयर्स, 14 to 43 ईयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपको ही पता है 18 साल के बाद ही शादी कर सकते हैं, बट अपने कंट्री में चाइल्ड मैरिजेस होते हैं इन द रूरल एरियाज। तो वो जब चाइल्ड मैरिजेस 14 साल में होते हैं तो फिर वहाँ पे लड़की फिर बेर करती है, चाइल्ड 15 to 16 ईयर्स में ही बेर करती है, तो 18 तक बच्चा भी हो जाता है। सो बेसिकली हम इसलिए फर्टिलिटी जब भी रेट कैलकुलेट करते हैं ना 18 से नहीं कैलकुलेट करते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पहले भी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस दो इसका रिस्ट्रेंट एक्ट है, बट स्टिल ये प्रैक्टिस किया जाता है रूरल एरियाज में। सो 14 to 43 ईयर्स में ये जो महिला की जो रिप्रोडक्टिव एज है, ये इसमें वो कितने बच्चे पैदा करेंगे। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज फर्टिलिटी रेट। एक जमाने में ये 6 तक था, वो 4 हुआ, मीन्स एक लड़की अपने रिप्रोडक्टिव एज में 6 बच्चे पैदा कर रहे थे उन्होंने। अभी ये कम होके 2 से कम हो गया है,
अच्छी बात है। मतलब क्या है, लोगों की आयु बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है और पॉपुलेशन भी स्लो ग्रोथ हो रहा है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन रिपोर्ट इज सेइंग। अब करना क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे हम दो हमारे बच्चे, हमारे दो बच्चे या हम दो हमारा एक बच्चा, इस तरीके के इनिशिएटिव्स फजूल है, अनवाइज है। अगर हम ये करते हैं इंडिया में, बिकॉज अभी तो हर कम्युनिटी रहो, हर रिलीजन हो, प्रॉपर्ली एजुकेटेड है, कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन बेरी नहीं करना चाहता है, बिकॉज उतनी उसके पास इनकम ही नहीं है। सो बेसिकली ये कह रहे हैं एडिटोरियल में कि ये कैसे भी अच्छे ही वे में जा रहा है अपना पॉपुलेशन, जो भी स्टैटिस्टिक्स है। सो बेटर है कि हम जहां पे जरूरत है वहां पे पैसे और लॉस इस तरीके से लेके आए, जिससे हम जो भी इश्यूज हो रहे हैं ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, उसे हम कैच करें, ट्रैप कर सके। ठीक है, फाइन। Right now, India has 17.5% of world population. As per the latest World Population Report, India will reach around 150 crores by 2030, 166 crore by 2050. तो देखिए कि 20-20 साल में भी हम 16 करोड़ कम ही बढ़ रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि हम ऐसे बढ़ जा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस, बिकॉज ये तो ग्रोथ रेट है, तो मर भी रहेंगे लोग, तो रिप्लेसमेंट लेवल भी होगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर। बट एडिटोरियल में और रिपोर्ट में यही कहा गया है कि हम अच्छी तरीके से ही जा रहे हैं। राइट। अगर 1960s में देखते हैं आप, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जस्ट 2% थी। अभी की जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 1% है। ओके, और ये बाई 2025 तक लेस देन 1% हो भी जाएगी। सो बेसिकली देखिए कि ग्रोथ रेट उतना नहीं हो रहा है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू expected to be achieved no later than 2064 and is projected to be at 170 crore population. 170 crore population maximum हम अपना पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2064 तक हम अचीव कर लेंगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट लेवल्स। रिप्लेसमेंट का भी मतलब है कि 100 लोग मरे तो 100 ही लोग पैदा हुए। सो न्यू एक्चुअली बैलेंस कितना हुआ? 0। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्लेसमेंट लेवल। सो 2064 तक, 2064 तक अपने कंट्री में स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैग्नेशन हो जाएगा। ओके, तो वो उतना नहीं बढ़ेगा, बहुत बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज में बढ़ेगा। Okay, total fertility rate also slip to 2. That is what I have already told you. Below the replacement level fertility है, जितनी रिप्लेसमेंट के लिए जितनी फर्टिलिटी कम होना था वो उससे भी कम और फर्टिलिटी रेट हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 2064 से पहले भी हम रिप्लेसमेंट और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। As per the National Family Health Survey, the population will continue to grow for 3 to 4 more decades, owing to population momentum. अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कह रहा है हमारी पॉपुलेशन और 30-40 साल बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे वुमेन है, जो भी अडल्ट एज में वुमेन ज्यादा हैं। अडल्ट एज में वुमेन ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली बच्चे, डेफिनेटली उनकी शादी भी होगी तो बच्चे भी होंगे। सो दैट्स वाई ये जो मोमेंटम है, जो वुमेन का जो मोमेंटम है वो एक्चुअली एक बड़ा साइज का मोमेंटम है और वो अडल्ट एज का मोमेंटम है। तो ये पूरे डेफिनेटली शादी होंगी, फिर बच्चे होंगे, तो ऑल ऑफ दिस होने के बाद 30 to 40 इयर्स हम पॉपुलेशन राइज देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। बट इतनी व्हाट डेंजर कुछ बात नहीं है। इट इज ए वेरी कॉमन प्रोसेस, वो थम जाएगी। लाइक दैट एडिटोरियल वाज सेइंग। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखेंगे, इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट थी, ओके, मीन्स एक महिला उनकी जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में 6 बच्चे जब पैदा होते थे उनको 6 थी। ओके, उसके बाद में बहुत कम होके अभी हम देखें लेस देन 1% हो गई है। बट थोड़े सेवरल स्टेट्स आर देयर, ओके, विच हैव रीच व्हाट फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो गई है। थोड़े स्टेट्स है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे अभी भी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। मीन्स एक महिला उनके जो रिप्रोडक्टिव एज में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ये स्टेट्स में। बाकी के मैक्सिमम स्टेट में एक महिला को 2 से कम ही बच्चे हो रहे हैं। और ये क्यों ऐसा हो रहा है ये स्टेट्स में, यहाँ के रीजंस है। देखो, ये जो स्टेट्स है बिहार, यूपी, मेघालय, यहाँ पे लिटरेसी लेवल्स बहुत कम है, लोग अनएजुकेटेड ज़्यादा हैं। इस वजह से ही दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग रहो, उनकी इनकम रहो, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना रहो, तो उतना एजुकेशन वहाँ पे नहीं रहने की वजह से भी वो फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट अभी नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। सो चाइल्ड मैरिजेस होंगे तो वो अनप्लान प्रेगनेंसीज भी हो ही जाएंगे, बिकॉज अनएजुकेटेड है, फैमिली प्लानिंग नहीं पता है, डॉक्टर से मिलके किस तरीके से 2-3 साल का गैप लेंगे, वो उतनी इनकम भी होना चाहिए, वो इनकम भी नहीं है, वो शर्माते भी हैं जाने के लिए, ये सब कराने के लिए। सो वैक्सेक्टोमी भी अडॉप्ट नहीं करते हैं।
2-3 बच्चे होने के बाद ट्यूबेक्टोमी भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन के ये मेथड्स है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये भी अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे रैम्पेंट है, इलिटरेसी यहाँ पे रैम्पेंट है, हाई लेवल्स ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। और इनके पास ये जो स्टेट्स है यहाँ पे 5 साल से कम बच्चे बहुत मर रहे हैं when compared to other states। यहाँ पे ज्यादा बच्चे मरते हैं less than 5 years। और यहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन वेरी वेरी लेस है विद रिगार्ड टू द वर्क फोर्स। अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन आप नॉर्मली सोचिए कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए वो घर में है तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादातर वो सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे। ओके, अगर वुमेन के जो अगर पार्टिसिपेशन होता है तो उनको भी एक नॉलेज आती है, नहीं अभी नहीं बच्चे, अभी मेरा करियर है एक्सेट्रा, विल प्लान लाइक दैट, तो एक सोच में बदलाव आ सकता है। बट यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेट कम रहने की वजह से, सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा होने की वजह से बच्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, कॉन्डोम्स लेना या आई पिल्स लेना। सडनली अगर क्या बोलते हैं, सो इफ यू आर हैविंग इंटरकोर्स विदाउट कॉन्डोम तो आप वो जो इमरजेंसी पिल लेके रोक सकते हैं। बट ये यहाँ पे अनएजुकेट रहने की वजह से वो ये सब प्लान नहीं करते हैं, वो सब सुविधाएं वो नहीं रख लेते हैं अपने पास। लोअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज है कंपेयर टू अदर स्टेट। A majority of women in these states do not have much economic decisive in their lives। So यहाँ पे ये स्टेट्स में औरतों के लिए उतना एम्पावरमेंट नहीं है, बस वो घर के काम तक ही सीमित हैं। उस वजह से सेक्सुअली और वो घर में बच्चों को भी अच्छा देख सकते हैं, तो बच्चे पैदा भी हो गए तो बर्डन नहीं हो रहा, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ओके, विदाउट एमिलियोरेटिंग, जब तक हम स्टेटस इमेंसिफिकेशन ऑफ वुमेन, जब तक हम लोग वुमेन का स्टेटस अच्छा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स कम करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। दैट इज व्हाट इज सेइंग। तो ये स्टेट्स में वुमेन को बहुत एम्पावर करो, पॉलिटिकली एम्पावर करो, सोशली एम्पावर करो, इकोनॉमिकली पहले एम्पावर करना बहुत जरूरी है, उनको काम पे लगाना बहुत जरूरी है, सो दैट उनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, उनको स्किल्स देना बहुत जरूरी है, सो दैट उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में मालूम हो, उनको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मालूम हो, उनको सेक्स एजुकेशन से उनको दिक्कत ना हो। सो ऑल दिस विल क्रिएट ए वेरी गुड चेंज इन देम, एंड that is how we can control what fertility rates in these states। Okay, one second, right, so I was just checking that I have put the recording button or not, so because आपको पता है कि sometimes मैं भूल ही जाता हूँ, पूरा लेक्चर हो जाता, फिर बाद में देखता हूँ कि अरे मैं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दबाया ही नहीं, तो फिर भी बाद में फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिविडेंड, चलो पढ़ेंगे हम क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिविडेंड। देखिए, मैं एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। एक फैमिली है, फैमिली 1, यहाँ पे एक फैमिली है, फैमिली 2, दिस इज फैमिली 1। फैमिली 1 में फादर है जो कि अडल्ट है, मदर है जो कि हाउस वाइफ है, चिल्ड्रन 1, एक बच्चा है वो अडल्ट है, एक लड़की है वो भी अडल्ट है, और एक लड़का है या और एक चाइल्ड है जो कि एजुकेशन में, जो कि चाइल्ड है पढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज 1। यहाँ की फैमिली 2 में आप देखिए, फादर है जो अडल्ट है, मदर है, इन्हों भी हाउसवाइफ है, पहला बच्चा इनका चाइल्ड है, एजुकेशन पे है, दूसरा बच्चा भी इनका एजुकेशन पे है, ओके, एंड तीसरा बच्चा अडल्ट है। अगर मैं आपको कहूँगा कि इन 2 फैमिलीज में कौन सी फैमिलीज की इनकम ज़्यादा होगी, तो आप ठग से बोल देंगे सर यहाँ पे 3 अडल्ट मेंबर हैं, तीनों काम करने के लायक है, इसलिए इनकी ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही काम करने के लायक है, या स्किल नहीं रहो या रहो बट काम तो कर सकते ना। अगर मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, मैं मनेगा मैं तो मैं एम्प्लॉय हो सकता हूँ, तो अडल्ट मेंबर काम कर सकता है, तो इनकी इनकम ज़्यादा रहेगी, इनकी इनकम ज़्यादा नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो कंट्री में अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, उनका कंट्री में आउटपुट भी ज़्यादा होता है और जीडीपी भी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सो इसलिए हमारी कंट्री में 14% क्या है, अगर आप देखते हैं चिल्ड्रन 14% है और हमारी कंट्री में अडल्ट बहुत ज़्यादा है, ओके, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है सिर्फ 9% है। ओल्ड एज पॉपुलेशन कितना है, सिर्फ 9%। तो इतनी ज़्यादा हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है, और ये भी कहा गया है इंडिया इज द यंगेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। पूरों की अगर आप एज मिलाते हैं डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 28 ईयर्स ही बस आती है। चाइना की 37 है, ओके, यूरोप में 48 है, जापान में अबाउट 60 है। तो आप समझ सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में
ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, ओके, और क्या बोलते हैं सो स्टील इंडस्ट्री में, यहाँ पे क्या है मालूम, ताकतवर अडल्ट होना चाहिए जो कि बड़े बड़े मशीन चला सके, जो कि इधर से उधर फिर सके, ज़्यादा फोकस से वो ड्राइविंग कर सके, वो अनलोडिंग कर सके, डाउनलोडिंग कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखिए अडल्ट की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। तो ये जो कंट्रीज है, चाइना, यूएसए, यूरोप, जापान, यहाँ पे इनकी अडल्ट पॉपुलेशन, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5-6 साल के बाद ये इनकी एवरेज पॉपुलेशन होगी 45-50 ईयर्स तक, 45-50 ईयर्स तक। और इंडिया एक ऐसा स्टेट होगा, इन कंट्री होगा इन दुनिया में जो कि अडल्ट पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन 29 ईयर्स तक ही आ रही है। इसका मतलब अपने जो बच्चे हैं, अपने जो यूथ है, अपने जो अडल्ट है, उनके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि 5-6 साल में वो अपने आप को एजुकेट करे, 5-6 साल में वो अपने आप को स्किल दे दे, अपने आप को स्किल से वो इम्प्रूव करे, और स्किल इंडिया मिशन में वो अपने आप को एनरोल करें। करने के बाद में जो भी स्किल्स उनके पास होती हैं, आगे जाके ये जो कंपनीज है, जो टेस्ला है, जो HP के कंपनीज है, जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग है, ये लोगों को अपनी ज़रूरत होगी क्योंकि उनके पास अडल्ट पॉपुलेशन नहीं होगी काम करने के लिए। जो बड़े बड़े कार्स बनाते हैं वो लोगों को यहीं आना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे है ताकतवर अडल्ट पॉपुलेशन। सो इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर गवर्नमेंट ये ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं, अगर गवर्नमेंट ये ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं, तो फ्यूचर में ये ग्रुप उन गवर्नमेंट को डिविडेंड देगा। दैट्स वाई ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यहां से अपने को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ए लार्ज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज परसीव्ड टू बी ग्रेटर ह्यूमन कैपिटल, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे हो सकती है क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहां पे ह्यूमन कैपिटल मीन्स हमको अगर अपने को अगर स्किल्स देते हैं, हम एक कैपिटल के जैसा काम करेंगे, हम एक कैपिटल एसेट के जैसा काम करेंगे, हम इंडिया को और पैसे लाके देंगे। तो अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट प्रमोट्स ह्यूमन कैपिटल। अगर ऐसा होगा तो हम पैसा भी बहुत ज्यादा आउटपुट होगा हमारी कंट्री में, क्योंकि वो यहाँ आके मैन्युफैक्चर करेंगे और हम पूरों की जिंदगी अच्छी होगी। इन द लास्ट 7 decades द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज ग्रोन फ्रॉम 50 to 65%, और ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने आगे आने लगे हैं। इसका मतलब ज्यादा लोगों के पास स्किल आ चुकी है, ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन आ चुकी है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो अडल्ट पॉपुलेशन है, वो लेबर वर्क में और पार्टिसिपेट करने तैयार है। ओके, इससे क्या होता है, अगर कोई कंट्री में अगर वो कंट्री में कोई डिपेंडेंसी रेशियो बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, डिपेंडेंसी रेशियो, अगर ये कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी। अगर कोई इसका अपोजिट, अगर किसी कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो कम रहेगा, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रहेगी। डिपेंडेंसी मींस अगर कोई कंट्री में चाइल्ड की पॉपुलेशन और ओल्ड एज, इन दोनों को कौन देखना है, अडल्ट पर्सन देखना है या नहीं है? यस, अडल्ट पर्सन ही देखना है। तो ये जितना भी कमाएंगे, ओके, ये बच्चों को लगाएंगे, ओल्ड एज में लगाएंगे, इनके पास कुछ सेविंग्स नहीं रहेंगी। ये सेविंग्स बैंक में नहीं जाएंगी, बैंक में जब जाएंगे नहीं तो लोन्स नहीं मिलेंगे, जब लोन्स नहीं मिलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी भी नहीं जाएगी। अगर कोई कंट्री में चाइल्ड और ओल्ड पॉपुलेशन कम होता है तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग काम करने लगेंगे, यहाँ नहीं तो बाहर कहीं ना कहीं जाके काम करेंगे, काम करके फॉरेन कंट्री से रिमिटेंसेस करेंगे, फिर यहाँ पे आके घर बनेंगे, यहाँ पे आके घर बन के सीमेंट की डिमांड करेंगे, ब्रिक की डिमांड करेंगे। सीमेंट और ब्रिक ज्यादा की डिमांड होने की वजह से घर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होगा इनका, सीमेंट और ब्रिक का। सीमेंट का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ब्रिक का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो नए नए इंडस्ट्रीज और आएंगे। जब नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, फिर ये घरों में फिर अब ड्यूरेबल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रमोट होगी, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री प्रमोट होगी, हर इंडस्ट्री प्रमोट होगी। सो अगर कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है तो वो कंट्री बहुत अच्छा ऊपर जाती है। ओके, और ये हमारी कंट्री का हमारी खुद खुशनसीबी है कि हम यहाँ पे ये स्टेज पे हैं अभी। एज इन दी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 22 ये भी कहता है, इंडिया इज हैविंग गोइंग टू बी हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स ग्लोबली, ओके, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। हमारे पास इतने अडल्ट होंगे नेक्स्ट 25 साल में जो कि कोई से कंट्री में नहीं होंगे। अगर हर 5 काम करने वालों में से एक भारतीय जरूर होगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। द वर्किंग बल्ज, जो ये पिरामिड में जो बीच का हिस्सा जो बल्ज हो रहा है, ये
बहुत ग्रो होगा, मिड 2050s तक बहुत ग्रो होगा, और इंडिया शुड मेक यूज ऑफ इट। दैट्स वाई एडिटोरियल में ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे लास्ट मत बनाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान मत दीजिए। देखो पॉपुलेशन के जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको अच्छा करो आप, ऐसा डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करो बेनिफिट्स, तो क्या होगा, इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा सुपर पावर बनेगा, राइट। अब बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ओनली 1/4 ऑफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड। इंडिया की जो भी अडल्ट पॉपुलेशन में जो भी जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, तो बच्चे ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत कम हैं। तो ये एक जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर गैप जो हो रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में, ये निकलना चाहिए। बिहार यूपी में औरतों को प्रमोट करना चाहिए। और एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो यहाँ पे वुमेन प्रॉब्लम हो गया है जो भी पॉपुलेशन ग्रुप में, वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप में, और एक क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट। जो हम पढ़ रहे हैं वो एजुकेशनल जो है नॉलेज, वो आगे जाके जो कंट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने वाले हैं उनके अलाइन नहीं है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम उनको जो चाहिए इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है। तो ऐसे बेसिक स्किल्स, ऐसे टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्ट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट, अपने एडल्ट्स को, कि जब वो कंपनीज यहाँ आए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, तो हमारे बच्चे स्किल्ड हो जाएं और ऐसे स्किल्स पे वो फुलफिल कर लें, अपने आप को एबल कर लें, सो दैट जब वो आएंगे तो रेडीमेड उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सो ये दो चीजें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन with one of the lowest employment rate is another enormous hurdle। और हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन रहने के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सो ये बिग अपॉर्चुनिटी है तो गवर्नमेंट के सामने, तो स्किल्स दे दें। स्किल्स देने के बाद जब वो आएंगे तो बच्चे हमारे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ओके, अनदर डेमोग्राफिक कंसर्न में क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो आपको पता है, नंबर ऑफ फीमेल्स बाई 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स बाई 1000 मेल्स। तो हमारी कंट्री में 1951 में 946 ही था, क्योंकि लड़के बहुत प्रीफर करते थे, अगर लड़की हो रही मालूम होता तो फिर पेट में ही गिरा देते थे, और सिलेक्टिव अबॉर्शंस भी कर लेते थे। तो ये भी दो भी होता था, बच्चा अगर बेटा है या बेटी है मालूम करके बाद में अबॉर्ट कर लेते थे। बट ये स्लोली इम्प्रूव हो रहा है, लोगों को अब मालूम हो गया है कि चलो भाई, वुमेन इज नॉट लेस देन मैन। आर्मी में है अपने पास वुमेन, अभी तो मुर्मू मैडम भी बन गए हैं प्रेसिडेंट, तो और फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने वुमेन है, इंदिरा गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर है, और साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है। हमारे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये इजीली पता चलता है कि अभी वुमेन फीमेल प्रेफरेंस ओके लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि बेटा हो या बेटी हो, इट्स ओके बोल रहे हैं, और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से काम करा रहे हैं। सो दैट इज, सो फीमेल जो कि सेक्स रेशियो है ओके वो थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है अपनी कंट्री में। ओके, सो बाई 2022 तक ये होगा 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, अभी भी कम है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये भी बढ़े। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ करा बोल के फिर वो बहुत ही अच्छा है, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग दैट पहले से लेके अब अच्छा हुआ, बट अभी भी हम फार फ्रॉम व्हाट डेवलप कंट्रीज की जो इक्वालिटी हम अभी भी बहुत दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो बहुत जरूरी है, और सम कम्युनिटीज में बहुत जरूरी है। दे आर फेसिंग सीवियर चैलेंज ऑफ व्हाट, मैरिज स्क्वीज। मैरिज स्क्वीज एक अच्छा सा टर्मिनोलॉजी, नया सा टर्मिनोलॉजी है, हिंदी एडिटोरियल में आया है। मैरिज स्क्वीज का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स बाई नंबर ऑफ मेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो कम्युनिटी में इतना प्रॉब्लम चल रहा है जरा कम्युनिटीज में कि लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं लड़कों को। तो कम्युनिटी वाइज भी देखेंगे तो बहुत मैरिज स्क्वीज हो जा रहा है। नंबर ऑफ ब्राइड्स ओके आर वेरी लेस टू द नंबर ऑफ ग्रूम्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। तब हम यूज करते हैं वर्ड कॉल्ड एज मैरिज स्क्वीज, ठीक है, फाइन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ हमारे कंट्री में देखिए 1947 में एक बच्चा जब पैदा होता था मैक्सिमम 32 ईयर्स वो जीते थे। अभी 2019 तक एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी आयु 70 ईयर्स तक वो जी सकता है। इसका मतलब हम रिमार्केबल अचीवमेंट्स करे हैं विद रिगार्ड टू आवर पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में। हम एम्स लाए हैं, हम बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, वो जो अरविंद केजरीवाल जी का बस्ती दवाखाना, वो मोहल्ला क्लिनिक है, हमारे केसीआर साहब का बस्ती दवाखाना है, स्लम में भी छोटे छोटे क्लिनिक्स आ गए हैं, तो बहुत देर कर रहे हैं इसमें। ओके फाइन, इट इज वेलकम टू सी दैट सेवरल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर,
number of children dying before celebrating their first birthday, or you can say that number of children dying before completing their 1 year by 1000 children. तो 1000 चिल्ड्रंस में से 18 साल के 1000 इन्फेंट्स में से एक साल के अंदर 1000 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे मर रहे हैं? ओके, वो इंडिकेटर कम हुआ है, 133 था 1951 में, अभी 27. तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से हम चाइल्ड केयर करे हैं अपने कंट्री में सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. और अंडर 5 मोर्टेलिटी भी फेल हुआ है. ओके, इट वाज अराउंड 250 था, अभी वो 41 हुआ है इंडिपेंडेंस के जब. और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मीन्स बर्थ देने के बाद में कितने माएँ मर जाते हैं. ओके, लेस देन 43 डेज में कितने माएँ मर जाते हैं. जब कभी नहीं भी मरेंगे बट 43 डेज में भी मरते हैं ना, तो भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं. दिस इज बाई 1 लाख पॉपुलेशन. 1 लाख पॉपुलेशन में कितने माएँ मर जाते हैं वाइल डिलीवरिंग द बेबी विद इन 43 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये भी ड्रॉप हुआ है. देखिए 1940 में 2000 समझिए कि कितना बड़ा है. 1 लाख में से 2000 माएँ मर जाते थे ओके टू डिलीवर द बेबी. अभी देखिए 103 है. इट्स अ वेरी वेरी गुड. सो वी हैव टू रेस्पेक्ट देम. दे आर दी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड. We can say that all the big shots, whether it is Modi ji, whether it is Donald Trump, whether it is you name any of the men, they are born of what women. ये बात याद रखिए. ओके, सो बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं. एवरी अदर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज इन इंडिया इज एनेमिक. बहुत तकलीफ हो रही है. ये जो रिप्रोडक्टिव एज में जो लड़कियां हैं 14 to 45 ईयर्स, इनका मेनोपॉज स्टेज है. मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है, इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो नहीं सकती है, तो बच्चे भी नहीं होंगे. सो 14 to 45 ईयर्स इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. 45 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है. तो ये जो लड़कियां हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज में है, मीन्स दे कैन मेक द बेबीज. वो बहुत सफर कर रहे हैं एनीमिक कंडीशन. एनीमिक कंडीशन ऐसा है कि जिसमें आरबीसी कम हो. लड़कियों में अगर आरबीसी कम होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनीमिक कंडीशन. और एवरी थर्ड चाइल्ड इन अवर कंट्री ओके अंडर 5 इज स्टंटेड. बिलो 5 मीन्स 5 साल का बच्चे को जितनी हाइट होना चाहिए उतनी हाइट नहीं आ रही है. मतलब क्या है, वो 5 साल के अंदर जो बच्चा खा रहा है, पैदा हुए जब से 5 साल तक जो बच्चा खा रहा है, वो उतना अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा है. उसको उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, वाइटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स ऐसा नहीं मिल रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट उसकी एज तो बढ़ रही है, 5 साल तक तो बढ़ जाएगा वो, बट हाइट में नहीं बढ़ रहा है, वो स्टंटेड हो जा रहा है. तो एनीमिक एक प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर में जिसको अपन केयर करना चाहिए. और एक सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर 5 मोर्टेलिटी. अंडर 5 जो न्यूट्रिशन है वो भी निकालना है. और देखिए इंडिया ऐसी कंट्री में जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना बड़ा है, मिड डे मील स्कीम दे रहे हैं, स्टिल हमारी कंट्री 101 है आउट ऑफ 116 ग्लोबल हंगर इंडेक्स. हंगर एक ऐसा कंडीशन है मीन्स जहां पे ऐसा कंडीशन इन द सोसाइटी जहां पे सोसाइटी में लोग को खाने 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा है और वो तड़प रहे हैं खाने के लिए और तड़प के मर भी जा रहे हैं. तो उसमें 101 रैंक है अपना. दिस इज वेरी वेरी बैड. इतना बड़ा पीडीएस रहने के बाद, इतना बड़ा गवर्नमेंट का सिस्टम रहने के बाद में भी स्टिल हमारा रैंक नंबर 1 पे क्यों नहीं है? सो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग अभी भी उनका 3 टाइम का खाना पूरा नहीं कर सक रहे हैं हमारी कंट्री में. उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को. ओके, और हेल्थ में भी हम लैक कर रहे हैं. नॉट दैट हेल्थ, ये हेल्थ अलग है. इंडिया में जब इंडिपेंडेंस आया था कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत थे, मलेरिया, डेंगू, ये सब बहुत होते थे. बट अभी ये जो हेल्थ का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो गया है. कम्युनिकेबल से जाके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इंडिया के जो लोग हैं उनको बहुत आ रहे हैं. कम्युनिकेबल का मतलब है कोरोना. एक आदमी से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन को जब डिसीज ट्रांसमिट होती है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल. और यू कैन से यार कंटेजियस डिसीज, खांसे तो भी हो जाती ना. दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. कोरोना है, यहाँ पे टीबी है, यहाँ पे एड्स है, ये पूरे कम्युनिकेबल डिसीजेस है. बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, राइट, किसी को डायलिसिस का प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम. तो ये किसी को नहीं आएंगे ना. एक आदमी को रहे तो उसके पास ही रहेंगे. किसी अगर आप उनके साथ सेक्स करो या उनके साथ खाना खाओ या उनके साथ बैठो कर, तो किसी को वो ट्रांसमिट नहीं होंगे. ऐसे डिसीजेस को हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो जब इंडिपेंडेंस के जब कम्युनिकेबल डिसीजेज ज्यादा होते थे, अभी वो चेंज होकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा हो गए. तो इंडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए. इंडिया इज अ ग्लोबल डिसीज बर्डन लीडर हो गया है. मीन्स पूरी दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कितने भी लोग हो, उसमें से इंडिया के ज्यादा लोग पाए जाते हैं. 8 करोड़ ऑफ आवर पॉपुलेशन मीन्स 117 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन में 8 करोड़ लोगों को शुगर है अपने कंट्री में. और आजकल तो बहुत सारे डेथ्स एयर पोल्यूशन से भी हो रहे हैं. सो इंडिया को बहुत जरूरी है कि ये चीजों पे ध्यान दे. एडिशनली इंडिया के जो पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग है वो भी कम है. 1% और 1.5% जीडीपी से कुछ नहीं होगा. ये लोवेस्ट है परसेंटेजेस इन द वर्ल्ड. जितने
जो भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट्स है, जितना वो हेल्थ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ पे विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। ये जो हेल्थ की जो फाइनेंसिंग है ये बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। द सेकंड टॉपिक वी आर हैविंग इज यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। रिसेंटली ये एक यूएन अपॉइंटेड ग्रुप है, इट इज हेडेड बाई एडमिरल गुलिमेरो पैब्लो रियोस ऑफ अर्जेंटीना। ये इसके हेड होंगे। ये दोनों कंट्री सीज फायर करना है, मींस फायरिंग सीज करना है, यहां से बमबारी वहां पे नहीं जाना, पाकिस्तान से बमबारी इंडिया में नहीं आना। तो ये जो भी वायलेट करेगा तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये पहली बार अपॉइंट किया गया था 1949 में। इंडिया तो कभी इसको नहीं चाहा था, ओके, बिकॉज इंडिया कहता था कि कश्मीर और ये पाकिस्तान और इंडिया का जो भी है मैटर, ये उनका इंटरनल मैटर है, हमें यूनाइटेड नेशंस की जरूरत नहीं है। बट पाकिस्तान हमेशा ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में जाता है और ये कंप्लेंट करता है इंडिया के अगेंस्ट कि आप एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनाइए बनाइए बनाइए। तो इंडिया हमेशा ये कहता है कि देखिए आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम दो कंट्रीज में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था शिमला अग्रीमेंट 1972। ये अग्रीमेंट के हिसाब से हम दो कंट्रीज अपनी एक लाइन बना लिए हैं, बॉर्डर लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। जब लाइन ऑफ कंट्रोल बना ही लिए हैं, आप यहीं पे यहाँ पे नहीं आना, पाकिस्तान वाले इंडिया वाले वहां पे नहीं जाना, तो ऑलरेडी एक लाइन डिमार्केट हो चुकी है। डिमार्केट होने के बाद में आपका यहां पे रहना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर जो ग्रुप है इट विल बी अंडरमाइंड वंस द शिमला एग्रीमेंट आने की वजह से वो अंडरमाइन हो गया, उसकी कोई अभी एग्जिस्टेंस नहीं है। बट पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं हमें चाहिए, इसलिए ये ग्रुप हमेशा अपॉइंट किया जाता है। दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग डाउट्स एंड शेयर आउट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डू विजिट टू www.iqraias.com। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स है, 4th फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, मेंस 2022 टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है, लॉन्ग टर्म बैचेस चल रहे हैं। सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट, okay, and you can find the utmost quality teaching in our institute. Thank you. Bye bye. Take care.